नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये हमारा 66वीं बीपीएससी का पेपर था जो हम करा रहे थे। बिहार का पीवाईक्यू देख रहे हैं हम, जैसे कि ठीक है, हमने देखा था पार्ट 1 में देखे थे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक, अभी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, 51 से 100 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम 100 से 101 से लेके फिर देखेंगे हम 150 तक, जो कि 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कवर करेंगे। चलिए हम 51वां देखते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो कौन सी करती है, ये करती है सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन होगा सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक, ये जो है मॉस्पी के अधीन एक क्या है, प्रमुख सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये जो है 1951 में स्थापित की गई थी। कब? 1951 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसका कार्य जैसे कि राष्ट्रीय लेखा, जीडीपी, जैसे कि जीडीपी और नेशनल इनकम और आर्थिक डाटा को संकलन और प्रकाशन करना होता है। सेकंड, इसका कार्य देखें तो औद्योगिक सर्वेक्षण कराना होता है। और थर्ड यदि देखें इसमें तो समन्वय स्थापित कराना भी होता है। ठीक, अब बात करें हम एनएसएसओ की। ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 के लगभग हुई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी, तो वो महालनोबिस थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है, मेन चीज़ देखेंगे, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, 2019 से ये जो है सीएसओ के साथ इसका विलय कर दिया गया था, एनएसएसओ का। तो इसे आप क्या कहते हैं, एनएसएसओ कहते हैं। ठीक, अब थोड़ी जानकारी हम देखते हैं इसके बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। इसका जो मुख्यालय है अभी, वो है मुंबई में। ठीक, और जो पहले इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यदि पूछा जाए किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो 1934वें अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम पूछ रहा है तब 1934 होगा, स्थापना पूछ रहा है तब 1935 होगा। यदि पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी कि आरबीआई का, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका कार्य क्या होता है, रिजर्व बैंक का कार्य होता है मुद्रा को जारी करना और मौद्रिक नीति और इन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक, और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसका संरक्षक भी माना जाता है आरबीआई को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, और जो इसका पहला नाम था वो सिविल सेवा अनुसंधान संस्थान था। ठीक, चलिए अब इसमें हमने चारों ऑप्शन देखे, तो हमें चारों ऑप्शन पता होने चाहिए कौन कौन से में क्या है, ना पता कौन सी चीज़ कब पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है। तो कौन सा इसमें राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 77वां और 63वां स्थान 2020 के हिसाब से पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इतनी चर्चा इस पे क्वेश्चन पे नहीं करेंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया था। 2020-21 में क्या लक्ष्य रखा गया था इसमें, तो वो है इसमें 15 लाख करोड़। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसमें पूछा जाए 2025-26 के अनुसार तो कितना है,
2025-26 के अनुसार 32.5 लाख करोड़, 32.5 लाख करोड़ में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि पूछा जाए भारत का बजट कितना है, भारत का बजट, केंद्रीय बजट कितना है, तो 2025-26 के अनुसार, 2025-26 के अनुसार यदि बजट पूछ लिया जाता है तो उसका पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कितना है, तो 50,65,345 है। तो ये ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, जैसे कि केवल उठा के दे दिया जाएगी कि इसमें पॉइंट में भी दिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी बात की जाए तो कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो 34.96 लाख करोड़ है। और राजकोषीय घाटा पूछा जाए तो जीडीपी का कितना है, तो वो है 4.4%। और नेट कर प्राप्ति की बात की जाए तो वो कितना है, 28.37% है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए किसानों को मानसून पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन होगा इसमें आपका, ये आपका ऑप्शन नहीं है, इसमें होगा डीजल किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को ऊर्जा से जोड़ना। ऑप्शन होगा इसमें डी, राइट। यदि बात करें इसकी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि इसका पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो वो लगाया गया था भालोजी में। भालोजी कहाँ है, जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है किसानों को लगभग 60% की सब्सिडी भी दी जाती है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। बताइए कौन सा शामिल है। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, स्थापना पता होना चाहिए क्योंकि क्रम में पूछ लेता है। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में मुख्यालय है इसका। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, यदि पूछा जाए तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। यदि बात करें आईसीआईसी बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार सिन्हा है। यदि बात की जाए एचडीएफसी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना भी तभी हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में ही है। ठीक, बात करें कोटक महिंद्रा की, कोटक महिंद्रा की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, इसका मुख्यालय भी आपका मुंबई में ही है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, CS राजन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना कौन सी है, निर्भीक की योजना घोषित की है। अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो इससे होगा आपका निर्यात क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, राइट। ठीक, देखिए बजट में कौन से में घोषित की गई थी, ये घोषणा की गई थी 2020-21 में। ये भी पूछ लिया जाता है किस बजट के दौरान निर्भीक योजना घोषित की गई थी, तो 2020-21 के बजट में। ठीक, यदि बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये, तो ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को तैयार किया है। और 60% की इसमें ऋण की गारंटी देता है, ऋण की गारंटी देती है योजना। ठीक है, यदि इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या होगा, जो भारतीय निर्यातक होते हैं, निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण उपलब्ध कराना,
निर्यात उपलब्धता को बढ़ाना और आसान शर्तों पर ऋण सुनिश्चित करना ताकि व्यापार में जोखिम न हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ठीक शुरू की है। यह प्रणाली तो इसमें होगा आपका राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए राइट। इन ऑप्शन के हिसाब से जो ब्लैक में है इन ऑप्शनों के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए। जो इसमें ऐसा होगा भी तो हम बताएंगे उसमें कौन सा सही है, ठीक। ब्लू पेन वाला मानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था, कमेंट करिए और बताइए किसके लिए दिया गया। ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था, ठीक है। कौन सा, कृषि कर्मण पुरस्कार, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ई राइट होगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी हैं इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें महिला रोजगार है और साफ पानी पीने का भी है और सभी परिवारों को बिजली नहीं, इसमें हाँ ये तो हैं, और सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति भी है, लेकिन इसमें बाल कल्याण नहीं है, जो कि इसमें पूछा गया नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, 2018-19 में कितना था बताइए, कमेंट करिए। इसमें था 33%। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए 62वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। किसका, खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें है खाद्यान्न का वितरण तो है और खाद्यान्नों खरीद भी है और खाद्यान्नों को बफर स्टॉक का रखरखाव भी है, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात इसमें नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, राजस्व घाटे से तात्पर्य बताना, राजस्व घाटा क्या होता है। इसमें होगा आपका भारत सरकार को अपने व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन होगा बी राइट। यदि इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो सकता है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कभी गलत मत करना, क्योंकि बाद में क्वेश्चन गलत करने का मतलब बहुत अफसोस होता है कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अधिकतर क्वेश्चन ध्यान से करने हैं सोल्व, ठीक है। तो दूरसंचार से है नहीं, रेलवे से है नहीं, ये होगा आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी हो जाएगा।
ये किस मंत्रालय के अधीन है? यदि मंत्रालय पूछा जाए तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको पता होते हैं, कंफर्म पता होते हैं, लेकिन कंफर्म पता होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है गलत हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए, इसका जो कार्यकाल है तो वो कब से कब तक है? तो 2017 से लेकर 2022 तक, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? यदि इसका उद्देश्य पूछा जाए तो परिवहन यात्रियों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना, ये इसके 2 कार्य हैं, 2 उद्देश्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसमें है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है 67वां क्वेश्चन? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसमें हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो 1905 में हुआ था। ठीक, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। कहाँ? टाउन हॉल कोलकाता में। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कब तक चला था? ये चला था 1911 तक चला था, 1911 तक चला था। ठीक, यदि बात करें असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था 1920 से लेकर 22 तक चलाया गया था, 1920 से 22 तक चला था। ठीक, किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था और ये उनका पहला जन आंदोलन था। ठीक, बात करें 57 अवज्ञा आंदोलन की, इसको हम CDM भी कहते हैं। ठीक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था 57 अवज्ञा आंदोलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कब चला था। 1930 में चला था, ये 1930 में चलाया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो कौन थे? ये थे भूलाभाई देसाई। ऑप्शन होगा आपका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैडम कामा भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया था? ये फहराया था स्टुटगार्ट में। ऑप्शन होगा सी, स्टुटगार्ट कहाँ है? ये है आपका जर्मनी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? बताइए कौन सी जोड़ी इसमें सही है? इसमें होगा आपका CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास देशबंधु से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन होगा बी, राइट। यदि बात करें द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें बात करें 1907 के कांग्रेस सभापति की बात करें तो इसमें थे रास बिहारी घोष। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करें ये पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मैडम भीकाजी कामा। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बताए थे? नेहरू बताए थे। ठीक, और इसमें बात करें 1907 के कांग्रेसी सभापति इसमें बताए थे रास बिहारी घोष, और पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे वो थे मैडम भीकाजी कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज
दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में। अब यदि बात करें दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1911 में। तो ये दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिहार की स्थापना 1912 में और दिल्ली की 1911 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती से संबंधित 3 कठिया पद्धति और भूमि का भाग अमानत रखा जाता था। तो 3/20 रखा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। कहाँ चलाई गई थी? बिहार के चंपारण में चलाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक। सत्यपाल मलिक की बात करें तो ये पहले राज्यपाल रह चुके हैं। ये पूर्व में सत्यपाल मलिक जो हैं ये क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं। और बात करें नीतीश कुमार की, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राबड़ी देवी ये जो हैं वर्तमान, यदि पूछा जाए बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं ये राबड़ी देवी, बिहार की प्रथम महिला सीएम कौन है? तो राबड़ी देवी हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो वो रखा गया था पटना में। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक। पटना में कहाँ? बांकीपुर। चलिए ये भी ध्यान रखेंगे, बांकीपुर। नेक्स्ट देखते हैं 76वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 76वां क्वेश्चन? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी इनको। तो बी राइट हो जाएगा। ये जी बात करें लोकमान्य की, तो ये दी गई थी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को दी गई लोकमान्य की उपाधि। ठीक। राष्ट्रनायक की उपाधि की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को। ये यदि प्रजा हितैषी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह को दी गई थी, प्रजा हितैषी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो वो की थी श्यामलदास कॉलेज, भावनगर। ठीक, गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? कानपुर में जो थे नाना साहेब थे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन होगा आपका ई राइट। कानपुर में 2 थे, एक तो नाना साहेब थे और दूसरा एक और थे तात्या टोपे। तात्या टोपे भी ध्यान रखना है कानपुर में। ठीक। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बखत खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये है 1935 का अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है। ये जो अधिनियम था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक। एक नेहरू ने एक और कथन दिया था, गुलामी का अधिकार पत्र भी इस अधिनियम को कहा था। बात करें 1858 के अधिनियम की, इसमें क्या किया गया था, किसकी व्यवस्था थी? तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। और इसमें जो है मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था 1858 में। बात करें 1909 में पृथक निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, स्थापना की बात की गई थी। ठीक, पृथक निर्वाचन का। ठीक। अब बात करें 1919 के अधिनियम की, तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? डी राइट हो जाएगा।
चलिए, इसमें हमने सारे ऑप्शन के सारे अधिनियम की बात की, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। ये सभी को पता है कितने दिन तक चली थी, 24 दिन तक चली थी। तो ये जो चली थी 12 मार्च 1930 के आसपास, 12 मार्च 1930 को चली थी, 1930 को स्टार्ट हुई थी। और कब तक चली थी, ठीक 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक चली। और जो ये लगभग 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, ठीक। और 6 अप्रैल को क्या किया था, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और इन्होंने जो दूरी तय की थी वो 241 मील दूरी तय की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केट टीम में और 26 जो है किस में है, हॉकी टीम में, और 29 कितने हैं, 29 फुटबॉल टीम में है। 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और 8 जो हैं तीनों खेल खेलते हैं। तो कुल तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, बताइए। देखिए इसको क्या करेंगे, 29 करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 12 माइनस 15 और प्लस 8। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। यदि हम इसको करें 100 बटे माना 100, ठीक है, और 2500 का 100, यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये करें 100 बटे 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक। अब यदि बात करें, एक ने करा 4 यूनिट और एक ने करा 5 यूनिट। मोहन ने करा 4 यूनिट और सोहन ने कितना करा 5 यूनिट। अब दोनों को करें, दोनों को देखें तो इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, 5 गुणा 9 बनेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ये। अब यदि इसको 100 में से हम घटा दें, 100 माइनस 45, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 55, ठीक। अब 55 को क्या करेंगे, सोहन द्वारा जो काम किया गया है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए घंटे की जो सुई की गति है वो कितनी है, 1 घंटा 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटा 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा ये 0.5 डिग्री, ठीक। ऐसे ही 5 घंटे में कितना होगा, तो 5 गुणा 30 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150। और यदि इसको करें 10 से गुणा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यदि इसको हम 1 मिनट में कर रहे हैं इतना, और तो 30, ये 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 गुणा 0.5, तो ये हो जाएगा 5, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 155 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 84वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम जो अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, और 5 होता है, 6 होता है, और 9 होगा, ठीक। तो इसमें आपका नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 217x और 131y बराबर 913, और सेम कंडीशन में ये है 131x 217y और 827। एक्स वाई के मान निकालने हैं, पहले इसको जोड़ देंगे और फिर पहले इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को ही घटा देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा,
ठीक, दूसरे को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3:2। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 598 और 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर, 598 गुणा 479। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है a प्लस माइनस बी, ये a प्लस बी, और एक होता है गुणा में a माइनस बी, और एक फॉर्मूला क्या होता है इसका 4a अब b 4ab। तो इसको क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि 4a में ये करेंगे 4 गुणा, अब ए बी का मान रखेंगे यहाँ से कितना है 598 गुणा 479, और बटे सेम यहाँ आ जाएगा 598 गुणा 479। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक शहर की जनसंख्या इतनी है 1,76,400 है, तो यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यदि हम देखें, जैसे कि ये इसको लिखेंगे 1,76,400, ये लिखा गया 1,76,400, और ये कितना हो जाएगा 105/100 और 105/100, ये 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया। इनको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 441 गुणा 441। ठीक, इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,94,481, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 164 आएगा, नहीं इसका 164 नहीं, इसका आंसर आएगा 180। ठीक, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए, सॉल्व करिए और बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो mn संख्या का औसत होगा। तो m बराबर होगा mn स्क्वायर और n बराबर हो गया nm स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे और इसको काट देंगे तो mn बचेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है, बताइए किसका स्रोत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें विटामिन सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है। तो पोटेशियम, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये बदल दिया जाता है जाइमेज द्वारा, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, CO2 द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है, 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता जो होगी 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन होगा डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये होगा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है, वो होती है 12-3, ऑप्शन होगा सी राइट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो वो कौन सा है, CH
CHNO, तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसमें होगा आपका पारा, ऑप्शन होगा सी राइट। देखिए आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ताकि आपके क्वेश्चन कम से कम गलत हो, निगेटिव मार्किंग आपको पीछे खींचकर ना लेके जाए। ठीक है, तो हमने इसमें जो किया है पार्ट 2 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन देखे हैं कितने से 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम जो लेकर आएंगे थर्ड पार्ट, तो उसमें 101 से लेके देखेंगे कितने तक, 150 तक, जो कि 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।